हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुष्मांडा अकेडमी में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जैसे कि मैं दो वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं अभी, और एक लाइव थी, थोड़ा सा बफरिंग कर रही थी, और उसके अलावा फिर दोबारा से मैंने क्वेश्चंस के अलग अलग सेक्शंस का परसेंटेज बताया कि कितने क्वेश्चंस कितने कौन कौन से सेक्शन से पूछे गए हैं। अब मैं इनके आंसर्स की आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ पॉलिटी वाले क्वेश्चंस की। करीब 16 से 17 क्वेश्चंस जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं, और बड़े आसान सवाल आए हैं, बहुत आसान सवाल आए हैं। पॉलिटी में तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस भी ठीक कर सकते थे अगर आप वाकई सीरियसली प्रिपेयर करके जा रहे हो तो। जैसे आपका पहला सवाल है, आप देख सकते हो, तो विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडिया आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श की घोषणा करता है? इतना आसान सवाल है कि शायद 6-7 क्लास का बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, बहुत आसान सवाल आईएएस के लिए पॉलिटी वाले सेक्शन में। तो ये आपका है डीपीएसपी, जो भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पार्ट 4 में पड़ता है। नीति निर्देशक तत्व आपको याद आ गए होंगे सभी। ठीक है, वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए, तो इसका जवाब आपका ए है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, और अगला सवाल है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? बहुत ही आसान सवाल है। 5th 6th क्लास जैसा सवाल है आईएएस के यूपीएससी में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार जो है पेपर में बहुत बड़े बदलाव हमें नजर आए हैं। ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के भी आपके करीब 23 क्वेश्चंस आए हैं, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के बाद। अगली वीडियो में इसी पर ही डिस्कस करूंगा आपसे। तो उसके अलावा ज्योग्राफी के भी करीब 20 सवाल आ रखे हैं, तो ट्रेडिशनल टाइप का पेपर है। और साइंस टेक के भी 11 क्वेश्चन जैसे मैं बता चुका हूँ, तो इसका जवाब अब आपने मुझे दे ही दिया होगा। समानता का जो अधिकार है, जो आपका 14 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल है, उसके अंदर अनटचेबिलिटी आता है। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, आर्टिकल 17 है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए, तो इसका डी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आईएएस का पेपर जो आज आया है आपके एग्जाम में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रियम्बल के ऊपर है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका, तो प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन है अगला। और इस पर सवाल पूछा गया है कि संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है, संविधान का भाग है। और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि अन्य भाग रखते हैं। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो जो ये सवाल है, तो प्रियम्बल जो है, तो ये आपका पार्ट भी है। ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। तो इसका सी जवाब है। बहुत बेसिक और आसान सवाल है, प्रियम्बल में हम हमेशा पढ़ाते हैं। तो ये भी आप कह सकते हो कि 6, 7, 8 का क्वेश्चन मान सकते हो। तो कई बार यूपीएससी बड़े आसान सवाल पूछता है, लेकिन आसान सवाल अगर हमसे गलत हो जाए तो फिर हमें कोई बचा नहीं सकता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि हम भी जब कभी एग्ज़ाम दे रहे थे तो हमारे दिमाग में यही बात चलती थी कि आसान गलत नहीं करेंगे, तो जो मुश्किल आएगा वो सभी के लिए आएगा। ठीक है, तो आसान गलत नहीं होना चाहिए कभी भी, नेवर। अगर आसान गलत हो गया फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जो अब मुश्किल है वो सबके लिए मुश्किल है। तो इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, इतना आसान सवाल। एक और आसान सवाल, यूपीएससी 2020 वाले पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण जो है कहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर आपको याद आता होगा तो जरूर आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका डीपीएसपी में दिया हुआ है। ठीक है, जो आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी में जो है आपका दिया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव की। तो डीपीएसपी आपका ये रहा, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ठीक किए जा सकते थे। एक दो सवाल हो सकता था कि कुछ गलत हो जाए, लेकिन 16-17 क्वेश्चन पूरे के पूरे ठीक किए जा सकते थे। जहाँ कट ऑफ यूपीएससी में 50% जाता है, वहाँ पर अगर आपके 16-17 क्वेश्चन ऐसे ही ठीक हो जाए तो बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो उसके बाद है आपका राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो, जो आपकी ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इसमें तो राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। कई बार हम एलिमिनेशन से भी चीज़ें ठीक कर देते हैं। ठीक है नहीं, और सरकार को हटाने की बात करें तो अगर आप देखें तो दोनों की संख्या अलग अलग है। ठीक है, कहीं ना कहीं
लेकिन अगर हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो अमेंडमेंट में जो आपका अमेंडमेंट बिल है वो लोकसभा में भी शुरू किया जा सकता है और राज्यसभा में भी किया जा सकता है। दोनों में से किसी भी सदन में हम इसको शुरू कर सकते हैं अमेंडमेंट बिल। तो इसका जवाब आपका सी आना चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिभाषा के में संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो इसका जवाब आएगा आपका कि ये गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर। तो गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर जवाब आएगा, ए जवाब आएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इनके आंसर्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप जल्दी से अपने आंसर टिक कर लें। संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बहुत बार जो है हमने अपनी वीडियोस में भी बताया है। तो जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं कि संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, संसद सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जाती है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और लोगों के द्वारा हटाई जाती है। एलिमिनेशन से, कॉमन सेंस से भी हो जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगला देख लेते, सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है और निर्धारित समयावधि से पूर्ण हटाई नहीं जा सकती। तो इसका जवाब होगा आपका बी। ठीक है कि द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है आपका ये जो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स ज़्यादा होती है, ना कि प्रेसिडेंट के पास। अगला सवाल है गांधीवाद और मार्क्सिज्म, जो आपकी 11th-12th की एनसीईआरटी है उसमें एक पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से जो है एक बुक चलती है, छोटी सी पतली सी बुक है। ये सवाल वहाँ से है। तो सिंपल सी बात है, मार्क्सवाद भी स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है, गांधीवाद भी बहुत बच्चे को भी पता है। ठीक है कि ये जो है स्टेटलेस सोसाइटी की बात, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। तो वो दोनों हैं, यानी कि इसका जवाब आपका ए आएगा। यही पूछ रखा है कि एक समानता क्या पाई जाती है। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट, कई बार न्यूज़पेपर में भी आता है मार्क्सिज्म गांधीज्म को लेकर। और बात करें ब्यूरोक्रेसी की, कि ब्यूरोक्रेसी का निम्न में से कौन सा चरित्र चित्रण है। तो ब्यूरोक्रेसी को हम डी जवाब लगा सकते हैं। वैसे तो ब्यूरोक्रेसी के कई सारे मायने होते हैं, तो ये भी आपकी 11th-12th की जो एनसीईआरटी है ना उसमें दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। और दूसरा है आपका कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड प्रिजर्व द आइडियल्स ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड। तो दूसरा तो बिल्कुल साफ साफ हमें नजर आ रहा है कि ठीक है। ठीक है, तो अब जो पहले वाला है वो देख लेते हैं। तो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, तो जो आपका बेसिक ढांचा है ना, तो वो बेसिक ढांचा जो है जुडिशरी ने बताया था बाद में। ठीक है, तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल ऐसा नहीं मिलता है जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इस पर हमेशा डिबेट रहती है। तो इसका जवाब हम जो है बी लगा सकते हैं, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला लगाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन मेड मिनिस्टर इन ए स्टेट फॉर 6 मंथ। तो भारत के संविधान के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य के 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है। ठीक है नहीं, और चाहे उसने जो है कोई अभी इलेक्शन लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं। तो पहला वाला तो ठीक है। और दूसरा देखते हैं आपका कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। तो ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, तो इसमें लिखा है कि किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा हो तो तब डिस्क्वालीफाई होता है। तो ये 5 इयर्स वाला कुछ डाउट में है, लगता है 2 या 3 साल की बात होती है। तो इसमें पहला जवाब होना चाहिए, कोई व्यक्ति 6 साल के लिए 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है अगर उसने इलेक्शन नहीं भी लड़े हैं तब भी। मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है, कोई मंत्री भी बनाया जा सकता है। अगला देखते हैं। ये आपका फिर एक और डीपीएसपी पर एक सवाल और है। भारत के संविधान में लगभग संविधान के भाग में पार्ट 4 में प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो डीपीएसपी पर सवाल पूछा गया है। तो ये न्यायालय, तो दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। तो ये तो है नहीं, ये तो फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है। दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी लॉ। तो ये आपका दूसरा ठीक है, कोर्ट द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। और प्रिंसिपल लेड बाय द दिस पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंस मेकिंग लॉज बाय स्टेट, ये भी आपका ठीक है। जो योजनाएं परियोजनाएं बनती हैं उसमें डीपीएसपी
का रोल रहता है। तो इसका जवाब आपका डी होना चाहिए। तो आप अपना करेक्ट कर लीजिए। बाकी सेक्शन वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सबको अलग अलग उनके आंसर्स बताऊंगा। इसके बाद दूसरा कोई और सेक्शन बात करेंगे, आज रात तक कवर करेंगे, ठीक है नहीं। तो उसके बाद अगला प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र बुला सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा है आपका, भारत का संविधान 1 वर्ष के संसद के सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन ए ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। और 1 वर्ष में के दिनों में कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है, तो ये तो गलत है आपका। 6 महीने का टाइम होता है 2 सेशन के बीच वाला। तो अब दूसरा भी देख लेते हैं, पहला तो ठीक है। तो अब इसमें 1 और 2 तो देखो ऑप्शन नहीं है, तो कॉमन सेंस लग जाएगा कि पहला वाला ठीक है आपका। तो ए जवाब इसका होना चाहिए, क्योंकि पहला में तो कोई डाउट ही नहीं है। तीसरा का गलत है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एमपीलेट्स की बात कर लेते हैं, जो आपके इसमें एमपीलेट्स की बात है। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हम देख रहे हैं कि जो एमपीलेट्स निधि टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या को लाभार्थ प्रयुक्त होना चाहिए। तो ये भी ठीक है आपका, कुछ अंश इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। तो पहला और दूसरा हमें यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। आगे देखते हैं, एमपीलेट्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधियों को अगले वर्ष के लिए किया जाता है और कार्यान्वित हो रहे। तो ये 10% नहीं है आपका, ये 15% है। तो इसका जवाब आपका 1 और 2। तो इसका आपका 1 और 2 जवाब आएगा, इसे टिक कर लीजिएगा, ठीक है, यानी कि पहला और आपका दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी आपका पॉलिटी वाला सेक्शन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक सवाल बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता था, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो देखते ही स्टूडेंट ने ठीक कर दिया होगा। तो जो आपका वित्त मंत्री है संसद के बजट में प्रस्तुत करने के साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करता है, जिसमें आपका वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण होता है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये आपका जो है प्रोविजन ऑफ फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के कारण ऐसा होता है, यानी कि इसका जवाब आपका डी आएगा। डी जवाब है इसका, करेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। अगर आपने कई बार देखा होगा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, बहुत सारी बेसिक किताबें होती हैं, वहाँ पर हमें शुरू में ही मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, डीपीएसपी आपका यानी कि सेकेंड, तो इसका भी बी जवाब होगा, ठीक है, डीपीएसपी। तो इसे आप करेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। तो इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज पीपल्स फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ। तो ये आपका जो आर्टिकल 39 है ना, जिसके अंदर फ्री लीगल एड आती है, तो ये सवाल वहाँ से पूछा गया। डीपीएसपी पर आजकल इस पर 3-3, 4-4 सवाल पूछ लिए गए हैं, ठीक है, एक ही सेक्शन से। तो अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, उन्होंने ये कहा है कि भाई किन लोगों को फ्री लीगल एड मिलेगी। तो इसमें एक तो है आपका 3 लाख वाला क्राइटेरिया, ठीक है, 3 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। और दूसरा है आपका सीनियर सिटीजन्स वाला, ठीक है। बाकी 2 ये गलत है। 3 और 4 ऑप्शन देख लेते हैं किसमें है। तो 3 और 4 ऑप्शन आपका बी में, ठीक है, ये जवाब आपका आएगा। और ये भी आपका पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। तो ये करीब 16 या 17 सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इनके आंसर्स मैंने बता दिए हैं। और मेरे ख्याल से तो आपने ऑलमोस्ट ठीक किए होंगे, एक आध कोई गलत आपका हुआ होगा, अगर आप वाकई सिंसियर होकर सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हो तो बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, जिन्होंने भी इतनी मेहनत से आज एग्ज़ाम दिया है। गॉड उनका सबका एग्ज़ाम क्लियर कराए और वो आगे मेंस लिखें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे किसी दूसरे सेक्शन पर बात करूँ। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।